नाज़रीन, आपने देखा कि इजराइल के खिलाफ वो दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले तमाम टूल्स इस्तेमाल कर लिए गए हैं जो अमूमी तौर पर जंगों को रुकवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें कंडेमनेशन शामिल होती हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं वो शामिल होती हैं, उसमें दुनिया में मुजाहरे शामिल होते हैं ताकि गवर्नमेंट्स को जब वो प्रेशराइज किया जा सके। हर एक वो टूल इस्तेमाल किया जा चुका है जो किसी जंग को, और ये तो वैसे भी एक जारियत है, इसको रोकने के लिए किया जाता है। और माजी में ऐसे जंगें बंद हुई हैं। वियतनाम की जो जंग है उसमें अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वो बुनियादी किरदार था कि वहां पर जब जंगबंदी हुई। इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें जब मिलती हैं। लेकिन यहां पर आप देखें कि जब आपके पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो गए हैं तो लास्ट ऑप्शन जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ वो कौन सा है? मिलिट्री ऑप्शन। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई इसके सिवा राह फरार नहीं है कि अगर आपने इजराइल को रोकना है तो ना वो डिप्लोमेसी के जरिए रुकेगा, ना किसी मुआहदे के जरिए रुकेगा, ना किसी रहम की अपील के जरिए रुकेगा, ना किसी अमन की ख्वाहिश पर जब रुकेगा, ना कोई और पेशकश करने पर रुकेगा। इवन आपका सरेंडर भी अब उसको कबूल नहीं है। ये तमाम मिडिल ईस्ट के मुल्क सरेंडर ही करके बैठे हुए हैं ना, जब उन्होंने 23 महीनों में कोई अमली इक़दाम इजराइल के खिलाफ नहीं उठाया। इससे बड़ा और सरेंडर क्या होगा? तो वो सरेंडर भी अब उनको कबूल नहीं है। अब सरेंडर की भी वो कोई और शक्ल चाहते हैं। तो इसलिए अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इन मुल्कों के पास सिवाय मिलिट्री एस्केलेशन करने के कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर बात अभी भी जारी है और उसकी बहुत अहमियत है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह इस्लामिक नेटो की इब्तिदा है? ये बुनियादी सवाल जब उठ रहा है। इस नौयत का मुआहदा आज तक जब नहीं हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ है दिस इज नॉट द एडवांसमेंट ऑफ द रिलेशंस। के रिलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आप उसमें मजीद एडवांसमेंट जब लेकर आते हैं। नहीं, ये एडवांसमेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट पाथ है कि किसी एक पर हमला जो है वो दूसरे पर भी हमला तस्वुर होगा। अभी पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया के मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है, इस बात को कंफर्म किया है कि ये नेटो की शिक है जो हमने यहां पर शामिल किया। ये बिल्कुल नेटो है। तो ये दो मुल्कों का नेटो है। तो इसमें क्या बाकी मुल्क भी शामिल होने जा रहे हैं? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। जैसे पाकिस्तान ने ये कहा कि हम बाकी मुल्कों के लिए ओपन हैं, तो देखें यही तो गेम चेंजर है। तो उधर जो है वो मिस्र ने मैसिव डिप्लॉयमेंट जब वो शुरू कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि मजीद हैवी वेपन जो है वो हम सिनाई के अंदर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। अब आप मुझे जरा यहां पर ये बताइए कि अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? आपको फौजें डिप्लॉय करना पड़ रही है इजराइल के बॉर्डर्स के ऊपर। तो यही चीज तो लोग चीख चीख कर बता रहे हैं। हमारे जैसे रिपोर्टर्स जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है वो पहले दिन से बता रहे हैं कि भाई ये मामला किस तरफ जाएगा, इजराइल के इंटेंशंस क्या हैं। इन मुल्कों ने क्या जरा भी कैलकुलेट नहीं किया अपनी स्ट्रेटजी को? यानी आज मुझे बताइए 23 महीनों के बाद फौजें ही डिप्लॉय करना पड़ रही हैं। इनकी तमाम स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है, इनकी तमाम डॉक्ट्राइन फेल हो गई है, वो इजराइल को नहीं रोक सकी है। आज आपको आखिरकार फौजें ही डिप्लॉय करना पड़ रही हैं। तो अगर यही फौजें आप कैलकुलेट करके पहले डिप्लॉय कर देते, और अभी भी आप डिसाइसिव अंदाज में नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये पहले कर दी जाती तो ना इतने लोग जानों से जाते, जिसका आप पता नहीं उसका आगे फॉल आउट क्या आएगा कि आपके यहां इतना बड़ा ये जुल्म हो गया है, इसका फॉल आउट पता नहीं क्या आएगा। ना ये जुल्म होता, ना इतने लोग जानों से जाते, और ना इजराइल इतना बदमाश बनता। मैं आपको बताऊं ये पूरी मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल जो है वो यूं दंदनाता फिर रहा है कि वो 6-6, 7-7, 8-8 अरब मुल्कों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है और आगे से कोई रोकने वाला ही नहीं है, आगे से कोई जवाबी अटैक करने वाला ही नहीं है। जब अरब्स वॉर हुई है तो फिर वॉर्स थी, आगे से ये भी अटैक्स कर रहे थे, और वो 4, 6, 8, 10 दिनों की जंगें थी। ये थोड़ी है कि 2 साल गुजर जाएं और वो सिस्टमैटिकली एक अरब मुल्क को निशाना बनाएं और अल्टीमेटली दोहा को निशाना बनाएं और रोबियों के साथ खड़े होकर नेतन्याहू ये कहे कि हम फिर हमला करेंगे, अगेन अटैक करेंगे, अगेन करेंगे। तो ये तो मिडिल ईस्ट की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो इजराइल इतना बड़ा बदमाश कैसे बना? क्योंकि आपने इतना खौफ अपने जहनों में बिठा लिया कि आपने कहा कि हम तो कोई हरकत नहीं करेंगे। तो ये वो आपकी मिस कैलकुलेशन थी और ये आपका जो ट्रस्ट था अमेरिका के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। क्योंकि जो हुआ है गजा में अभी उसका फॉलो आउट आना है और वो पता नहीं मिडिल ईस्ट के अंदर क्या होगा। अभी भी आपका इजराइल से मामला हल नहीं हो रहा है। इजराइल के साथ आपकी जंग होने जा रही है जिसको आप इतना आपने टाला है, इतना आपने डाइवर्ट किया है कि आपने कहा जो करना है फलस्तीनियों के साथ, लेबनीज के साथ, आगे पीछे अंसारुल्लाह के साथ, ईरान के साथ, जो करना है करो। फिर भी ये जंग आपकी तरफ आने से टली नहीं है। तो कितना बड़ा डिजास्टर जब ये साबित हुआ है। अब मैं गजा से जरा हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। इजरायली मीडिया ने ये रिपोर्ट कर दिया है कि इस वक्त गजा के अंदर जो इजरायली फौज ऑपरेट कर रही है, आपको पता है उसके एग्जैक्ट नंबर्स कितनी फौज है इस तबाह हाल गजा में जहां पर जेनोसाइड हो रही है, ये कंफर्म हो चुका है। और उसकी टोटल पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी है वो औरतें और बच्चे हैं। वहां पर टोटल पॉपुलेशन की मेजॉरिटी औरतें और बच्चे हैं। और वो इतने बम वहां पर गिराए जा चुके हैं कि न्यूक्लियर से ज्यादा एक्सप्लोसिव वहां पर इस्तेमाल किया जा चुका है।
उस तबाह हाल गजा में इस वक्त 70,000 इजरायली फौज ऑपरेट कर रही है। इजरायली मीडिया टू मिलिट्री सोर्सेज 70,000 सोल्जर्स आर करंटली ऑपरेटिंग इन द गाजा सिटी। यानी आप मुझे बता दें, उस छोटे से गजा सिटी में, गजा पट्टी के छोटे से इलाके गजा सिटी के अंदर 70,000 इजरायली फौजी है। मतलब इस बात को आप बयान कैसे करेंगे, इस जुल्म को आप कैसे बयान करेंगे? उधर जी फलाना नेटो बन रहा है, फलाना फौज तैयार हो रही है, फलाना ये हो रहा है। वो गजा सिटी में 70,000 फौज लेकर बैठे हुए हैं, दाखिल हो गए हैं। वो गजा जहां कुछ बचा ही नहीं है, औरतें और बच्चे सामने हैं जो भूख से निडाल हैं, जो जख्मी हैं, और हजारों बच्चे यतीम हो चुके हैं। मतलब क्या कहानी हम आपके सामने सुनाएं, उस दर्द और दुख की क्या कहानी जब आपके सामने सुनाएं? उसमें 70,000 फौज दाखिल हो गई है। तो इसका कोई जवाब है मिडिल ईस्ट के गवर्नमेंट्स के पास? इसका कोई आंसर है इनके पास? ये कौन सी पॉलिसी है जो खामोशी की, जिसको इन्होंने परसू किया हुआ है? तो मैक्रोन की स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। मैक्रोन ये कह रहा है कि इजरायली आर्मी के मुताबिक, उनके स्टैट्स के मुताबिक, उन्होंने 10 से 12,000 हमास के फाइटर्स को मारा है। अक्टूबर 7 के वक्त हमास के जो फाइटर्स की तादाद है वो 25,000 थी, जिसमें इजरायली आर्मी कहती है उसने 12,000 हमास के फाइटर्स मारे हैं। और इस वक्त हमास के पास पीछे कितने फाइटर्स हैं? Almost the same. So even the world president acknowledged that the Israeli army has massively failed in Gaza despite the unwavering support. वो कह रहा है कि जो एक्चुअल नंबर्स थे अक्टूबर 7 को हमास के फाइटर्स के, वो तो सेम है। अगर आपने कोई मारे भी हैं तो वो तो दोबारा से उन्होंने मजीद भर्ती कर लिया, तो हमास की एक्चुअल स्ट्रेंथ तो वही की वही है। तो ये फेलियर है, ये तो शिकस्त हो गई इसराइल को। ये मैक्रोन का ताज़ा तरीन जब इंटरव्यू आया, तो वो जो सीज फायर नहीं हुआ, जो सिविलियंस को मारा गया, उसका मुझे बताएं कि ये खामोशी जो है उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी इसराइल ने वहां पर इस डिफीट को कवर अप करने के लिए औरतों और बच्चों को मारा, और दुनिया और मिडिल ईस्ट इसको रोक नहीं सका, और खौफ दर खौफ, और अल्टीमेटली अब इनके खुद भी फिर भी जंग की तरफ जाना ही पड़ रहा है। अब इनकी मिलिट्रीज ही मोबिलाइज हो रही हैं। कितनी डिजास्टर्स ये पॉलिसी थी, और इसका खमियाजा भी भुगतना है। अभी तो बहुत लंबा मामला यहां पर चलेगा, क्योंकि इसराइल रुकने वाला नहीं है। फिर क्या होगा? तो आइजनकोट ये कह रहा है, इसराइल का फॉर्मर आर्मी चीफ, कि गजा सिटी के अंदर दाखिल होना ये कोई हमास को ना ही डिफीट की तरफ लेकर जाएगा, और आर्मी जो है वो अंडर सूटेबल लीडरशिप नहीं है। ये आइजनकोट कह रहा है। चाइना का रद्देमल आया है, बड़ा सख्त रद्देमल आया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट जारी की है। गजा में जो जारियत है ये बहुत वहां पर कैटास्ट्रॉफी पैदा कर चुकी है, और पूरी आलमी जमीर के ऊपर यह धब्बा है। और गजा सिटी को कब्जा करने का और वेस्ट बैंक को जो है वो वहां पर ये जो इकदाम कर रहे हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। इजरायली इकदाम पूरे मिडिल ईस्ट में अमन के लिए खतरा है, चाइना कह रहा है। और गजा और वेस्ट बैंक जो है वो इन अलाइनेबल पार्ट्स हैं फलस्तीनी रियासत के। ये टेरिटरीज फलस्तीन का हिस्सा है, यहां पर फलस्तीनी रियासत बनेगी। ज़ाहिर है वो टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी इजराइल और अमेरिका तो इसको फलस्तीनी टेरिटरीज नहीं कह रहे, वो तो इस पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये देखिए सारी दुनिया ने स्टांस लिया हुआ है, इजराइल और अमेरिका दूसरी तरफ है, बाकी सारी दुनिया ने स्टांस लिया हुआ है। इसी दरमियान जो है वो ईरान ने जनाब ने नए बैलिस्टिक मिसाइल जब टेस्ट कर लिए हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगी हैं। उन्होंने मजीद बैलिस्टिक मिसाइल जब टेस्ट किए हैं, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने टेस्ट किए हैं। ये वन ऑफ द लेटेस्ट टाइप्स ऑफ द मिसाइल है, हैड नॉट बीन टेस्टेड बिफोर। पहली बार इसका तजुर्बा जो है वो किया गया। लॉन्ग रेंज ये मिसाइल है। तो ईरान अपने रास्ते के ऊपर बढ़ रहा है। बाकी उनके ऊपर जो सैंक्शन लगी हैं, अब देखना जो चाबहार है उस पर भी सैंक्शन लग गई हैं। यानी कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया जो है वो चाबहार के जरिए कनेक्ट हो रहा था। तो वो भी अब बड़ा मसला पैदा हो गया कि क्या मुल्क अमेरिका और वेस्ट की इन सैंक्शंस को बायपास करते हुए ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, फिर अमेरिका उन मुल्कों पर सैंक्शन लगा देगा। ये बड़ा मसला पैदा हो गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूट क्रिएट हो गया था सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को कनेक्ट करने के लिए, और इंडियन ओशन को कनेक्ट करने के लिए। तो अब ये पता नहीं इसका नतीजा जो क्या निकलेगा। सो कतरी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, कहता है ईरान की जो जंग है इजराइल के साथ, इसने जो वेस्टर्न एयर डिफेंस की मैथोलॉजी है, एक उन्होंने एक हवा बनाया हुआ था, वो डिस्ट्रॉय कर दी है। इसको हमारे सामने ऐसे रखा गया था कि जो वेस्टर्न एयर डिफेंस है वो इम्पेनिट्रेबल शील्ड है, उसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। हमारे सामने ऐसे बताया गया था। आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जो हैं, इवन अमेरिकन थर्ड और पेट्रियट सिस्टम जो हैं, वो ये साबित हुआ कि उनको पेनिट्रेट किया जा सकता है और एक्सपेंसिव है उनको मेंटेन रखना। 25% स्टॉक अमेरिका का थर्ड सिस्टम का सिर्फ 12 दिनों की जंग में फारिग हो गया, और अब इसको पूरा करने के लिए उनको एक लंबा अरसा चाहिए, साल 2 साल भी लग सकते हैं। ये दिनों में मिसाइल नहीं बनते, एक्सपेंसिव हैं, और दूसरा ये रोक भी नहीं सकते ईरानियन मिसाइल। और ईरान ने अभी तक अपनी सारी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की है इन पर, और इसराइल के बाकी जो तमाम सिस्टम्स हैं, इसराइल, अमेरिका और यूरोप सब के, वो फारे हो गए। और 10-10 लेयर्स थी, वो गल्फ से शुरू होकर इराक से आगे जॉर्डन,
जॉर्डन से फिर मेडिटेरियन सी में भी शिप्स खड़े हुए थे और इजराइल की अपनी 3-4 लेयर्स थी। इतनी लेयर से होकर ये मिसाइल जब वो पेनिट्रेट किए और इतनी प्रिसीजन कि मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, हाइफा में प्रिसाइजली जब वो हिट किया, तल अवीव के अंदर जब प्रिसाइजली हिट किया। तो ये कतरी मीडिया जो आज ईरान के बारे में लिख रहा है। अब जनाब अली मिस्र ने कहा है, एक तो पहले ये रिपोर्ट आई कि मिस्र वहां पर डिप्लॉयमेंट कर रहा है और बेसिस बना रहा है ताकि वहां से जंगी तैयारी जो वो उड़ सकें, और नेतन्याहू ने जब वो अमेरिका को कहा कि प्रेशराइज किया जाए। अच्छा, उसका एक मतलब ये भी है कि अगर नेतन्याहू ने अमेरिका को कहा है कि मिस्र को प्रेशराइज किया जाए तो इट्स मीन कि वो मिस्र पर हमला नहीं कर रहा, जिस तरह उसने दोहा पर किया है या बाकियों पर किया है, यानी वो हिचकिचा जरूर रहा है। उसको पता है कि मिस्र पर हमले का नतीजा क्या निकलेगा, इसलिए वो अमेरिका को कह रहा है प्रेशराइज करो, वरना तो नेतन्याहू ने अटैक कर देना था। तो मिस्र पर अटैक हिचकिचा रहा है, इसको पता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। अब मिस्र ने यह कहा है कि अगर इसने फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की कोशिश की 72 घंटों के अंदर अंदर हम अटैक करेंगे और हम हैवी मिसाइल्स भी फिर लेकर आ जाएंगे, हैवी वेपन्स भी लेकर आ जाएंगे। इजिप्ट थ्रेटन्स टू डिप्लॉय फाइटर जेट्स एंड हैवी वेपन्स इन सिनाई, जंगी हथियार भी डिप्लॉय कर देंगे जो चाइना से इनको डिलीवर हो रहे हैं, और हैवी जो वेपन्स हैं वो वहां पर डिप्लॉय कर देंगे। विद इन 72 आवर्स के अंदर अंदर हम ये सारा कुछ करेंगे। और इजिप्ट सिग्नल्स रेडीनेस टू बूस्ट ट्रू प्रेजेंस इन सिनाई, वो मजीद फौजें वहां पर बढ़ाने जा रहे हैं। इजिप्ट ने खबरदार किया है कि उनकी जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट है गजा के बॉर्डर के साथ जो है वो भी की जा सकती है, क्योंकि ये जो सिनाई है ना, सिनाई बहुत बड़ा है, तो उसमें जो कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ था उसमें उन्होंने 3 जोन्स बनाई थी, यानी एक इजराइल बॉर्डर से लेकर कुछ किलोमीटर, फिर उससे आगे दूसरी, फिर एक आगे तीसरी। तो ABC ये 3 जोन्स हैं, आप मैप के ऊपर भी देख सकते हैं। तो जो सी जोन है वो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, तो वो कहने कि हम सी जोन के अंदर भी डिप्लॉयमेंट जब वो कर सकते हैं, बिल्कुल गजा बॉर्डर के साथ। और अब ये इजरायली मीडिया है, इजिप्शियन MP वार्न्स इजराइल कि डू नॉट किल ऑन आवर सॉइल और यू विल फाइंड अस इन तल अवीव। अगर हमारी सॉइल के ऊपर अटैक किया जैसे दोहा में किया है तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि हमें तुम हम तिल अवीव पहुंचेंगे, फिर डायरेक्ट जो है हम तिल अवीव पहुंचेंगे, हमें कतर ना समझना। इजिप्ट जो है वो प्रिपेयर्स मिलिट्री प्रेशर एज गाजा डिस्प्लेसमेंट एस्केलेट्स। ये मिस्र की जानिब से ये जो बात आ रही है हम तिल अवीव पहुंचेंगे, ये कई दहाइयों के बाद ऐसी बात जब उनकी जानिब सामने आ रही है। अच्छा, तो ये एक सूरत हाल हो गई। अब इसमें भी आप देखिए फौजें वही मोबिलाइज करना पड़ी, लोग इतने मारे गए और अभी भी मारे जा रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो मिस्र ये नहीं कह रहा कि सीज फायर करो वगैरह हम अटैक कर देंगे, वो ये कह रहा है कि अगर गजा के लोगों को हमारी तरफ डिस्प्लेस किया तो फिर अटैक करेंगे। इट्स मीन वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनको गजा ही के अंदर किसी एक कोने में कंसंट्रेशन कैंप में रख दिया जाए जहां पर उनकी जिंदगी अजियत ना को, ज़ाहिर ये चाहते तो नहीं है लेकिन फिर भी अटैक नहीं करेंगे। अगर समंदर के जरिए उनको डिस्प्लेस किया जाए फिर भी इनको मसला नहीं है, इनको मसला है कि इधर अगर डिस्प्लेस किया तो सारे उनकी सलामती के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी भी वो मिलिट्री एस्केलेशन फर्दर सीज फायर नहीं कर रहे हैं जब वो इतना कुछ अपनी आंखों के सामने देख चुके हैं। और इसकी एक वजह दोहा में जो इजलास हुआ है वो भी है, क्योंकि दोहा में जो मिस्र के सदर ने प्रपोजल दिया था उसको रिजेक्ट किया गया है, वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूं। इसलिए भी मिस्र जो वो फ्रस्ट्रेट हुआ है कि ये तो हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है मिडिल ईस्ट की रियासतें। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने अल अरेबिया को यानी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदीया के साथ इज लाइक द नेटो पैक्ट। अब ये देखना बातें खुलकर सामने आ रही है कि ये नेटो है, ये 2 मुल्कों का नेटो है। एक मुल्क की सॉइल पर हमला हुआ तो ये दोनों मुल्क उस पर अटैक करेंगे। और सऊदी अरेबिया की अच्छी खासी फौज है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हम सऊदी अरेबिया के साथ ना सिर्फ डिफेंस बल्कि इकोनॉमिक रिलेशंस भी बेहतर करना चाहते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि क्या पाकिस्तान की लीडरशिप इस मौके को वाइडर एज अ नेशनल इंटरेस्ट इस्तेमाल करेंगे और मुल्क की बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, या फिर वो इलीट ही पैसा बनाएगी और अल्टीमेटली कौम को क्या मिलेगा? जंगें। क्योंकि आप एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया ज़ाहिर है कि आगे फिर जंगें होनी है, तो कौम को मिलेंगी जंगें और पैसा बनाएगी एलीट। माजी का तो यही खुल गया है। आज क्या वो इसको बेहतर उसमें इस्तेमाल करेंगे और ओवरऑल कंट्री को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। और ये जब तक एक सीरियस नेशन नहीं बनते, जब तक एक सीरियस इकदाम नहीं करते अंदरूनी तौर पर और अपना सिस्टम ठीक नहीं करते, अपनी अदालतें ठीक नहीं करते, अपना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं करते, जब तक आप एक सीरियस नेशन के तौर पर इमर्ज नहीं करते, बाकी दुनिया क्या देंगे? जरूरत है, उन्होंने मुआहदा कर लिया, लेकिन फिर आपकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकती है। देखिए ना, जब मिसाल के तौर पे किसी ईरान के साथ जब बात हो रही होती है, कैसे बात हो रही, तो पाकिस्तान के साथ हो रही होती है, तो फर्क है। तो एक सीरियस नेशन बनने की जरूरत है। बाकी ये मुआहदा अनप्रेसिडेंटेड और तारीखी है। तो सिर्फ इम्तिहान पाकिस्तान की लीडरशिप का ये है कि वो, तो सऊदी अरेबिया ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को ब्रीफ किया जो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है। वेरी गुड एंड वेरी ग्रेट कि ईरान को भी सऊदी अरेबिया ने एतमाद में लिया है कि हमारा ये। उसकी वजह यह है कि देखें, ईरान ने न्यूक्लियर नहीं बनाया, सऊदी अरेबिया कहता था कि आपने बनाया तो हम भी बनाएंगे, और ईरान से हमें न्यूक्लियर थ्रेट है। अब सऊदी अरेबिया तो एक न्यूक्लियर नेशन बन गया है। देखें, सऊदी अरेबिया एक न्यूक्लियर नेशन बन चुका है और मिडिल ईस्ट का एक दूसरा मुल्क है, फर्स्ट टाइम मिडिल ईस्ट की तारीख में
پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں ایک ملک نیوکلیر ملک بن گیا ہے اور وہ سعودی عربیہ ہے. یہ بات سمجھے کہ یہ مڈل ایسٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک اور ملک بھی ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور آ گئی ہے، وہ سعودی عربیہ ہے. تو سعودی عربیہ ایران کو کہہ رہا تھا آپ نہ بنائیں، اب سعودی عربیہ خود ایک نیوکلیر نیشن بن گیا ہے. تو پھر اسی طرح کی گارنٹی ایران کو بھی چاہیے ہوگی، ظاہر ہے، یا پھر ان کو اپنا بنانا ہے، یا جو بھی وہ ہوگا، یا وہ اسی معاہدے میں شامل ہوں گے. لگتا تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سینکشن وغیرہ لگی ہیں. اب ذرا دیکھیے سیٹ بیک بھی ہوا ہے، کچھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، کچھ چیزیں نہیں بڑھ رہی. خبر یہ آ رہی ہے، ابھی تک مزید اس پر کنفرم ہونا ہے، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ مصر نے بھی پرپوزل دیا تھا کہ نیٹو سٹائل عرب ڈیفنس فورس بنائی جائے، مطلب بہت ساری نیشنز اس میں شامل ہوں. اس کو دوحہ سمٹ میں ریجیکٹ کر دیا گیا. اور ریجیکٹ کس نے کیا؟ قطر، جس پر اٹیک ہوا تھا، اور یو اے، ان دونوں نے ریجیکٹ کیا. قطر اینڈ یو اے بلاک کر دیا ایجپشین اسکیم آف عرب ملٹری بلاک. گلف اسٹیٹس ریجیکٹ ایجپٹ نیٹو سٹائل عرب ڈیفنس پرپوزل. تو یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس دن یہ ریجیکٹ ہوا اور اگلے دن سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ نیٹو سٹائل معاہدہ کر لیا. تو یہ بھی اس کی بھی کہانی سامنے آئے گی. لیکن کیوں کیا؟ مطلب قطر کو بہت ضرورت تھی. قطر اور یو اے نے کیوں کیا؟ ایک ہی بات ہے، باٹم لائن، امریکہ ناراض نہ ہو جائے. ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ اگر ہم فوری کوئی بڑا ملٹری بلاک بنائیں گے تو امریکہ کو اچھا نہیں لگے گا، اور بس وہی فیئر. تو یہ اس ڈاکٹرائن کے تحت جب یہ ریجیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد خبر یہ ہے کہ سی سی جو ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو کر وہاں سے آئے ہیں، بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو کر جب وہاں سے آئے ہیں کہ بھائی یہ اس موقع پر بھی تیار نہیں ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہے ہم نے خبر یہ شیئر کی تھی کہ مصر نے ایکسٹینسو لیول کے رابطے شروع کر دیے ہیں ٹرکی سے، ایران سے اور پاکستان سے. تو مصر بہت ایکٹیو تھا اور بہت انٹرسٹڈ تھا کہ اس طرح کا کوئی بلاک بنے، کیونکہ مصر کو لگ رہا ہے کہ اس کی جنگ ہوگی. تو ایسی ڈیٹرنس قائم کر کے یہ جنگ روکی بھی جا سکتی ہے. تو یہ انہوں نے کیوں بلاک کیا ہے یہ بہرحال ابھی یہ بتائیں گے، لیکن یہ وہی ڈاکٹرائن ہے اور یہ وہی فیئر ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اس موقع پر، جب معاملات، جب پانی پلوں سے گزر چکا ہے. ابھی بھی اگر وہ اسی بات پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوں اور وہ صحیح ہوں اور مصر غلط ہو، باقی بہت سارے غلط ہوں اور یہ صحیح ہو کہ بھئی نہیں ہمیں تو ملٹری بلاک نہیں بنانا ہے. بہرحال دیکھیں گے. اسی درمیان یورپ میں ایک ہیجانی صورتحال ہے. ایک اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو وہ رشیا کے ساتھ پھڑا چل رہا ہے، ان کے جہاز آ گئی ہوگا. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ رشیا کی جو بارڈر سٹیٹس ہیں ان کو ہم اسلحہ نہیں دیں گے. مثال کے طور پر لیتویا ہے، لتھوینیا ہے، استونیا ہے اور ادر نیٹو کنٹریز جو رشیا کے ساتھ بارڈر پر ہیں ان کو ہم اسلحہ نہیں دیں گے. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا. نیٹو کے قائم ہونے کے بعد پہلی بار یہ اس طرح کا اقدام امریکہ نے اٹھایا ہے. رشیا کا کنسرن یہی ہے، امریکہ پہلی بار اس کنسرن کو مان رہا ہے، یورپینز کو یہ قبول نہیں ہے. تو یورپ کیا کرے گا؟ اور دوسرا، امریکہ اگر یہ بات مان رہا ہے تو پھر رشیا کون سی بات مان رہا ہے، یہ اب دیکھنا باقی ہے. دیکھیں، ہو سکتا ہے امریکہ نے رشیا کو کہا ہو کہ بھائی تم بھی فلانے ملک سے پیچھے ہٹو، ہو سکتا ہے نا، تو یہ پاسبلٹی ہے. تو وہ پتہ چلے گا کہ رشیا نے بھی کوئی بات مانی ہے کہ کیا وہ بھی کسی ملک سے پیچھے ہٹ گیا ہے. تو یہ بہرحال دیکھنا ہے. اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.